गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैम्फोर्टिस 2023 में। अभी तक आपके दो पेपर हो चुके हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उम्मीद है कि आपके पेपर अच्छे हुए होंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वही हैं जो आपको बताए गए थे इम्पोर्टेंट। फिर भी अगर किसी के क्वेश्चंस पेपर अच्छे नहीं हों तो पूरी ताकत फिजिकल में लगा दें, क्योंकि कंबाइंड आपके 33% आने चाहिए। ठीक है, फिजिकल के इस पेपर में मैं जो इम्पोर्टेंट बताऊँगा उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आपका जो पहला यूनिट है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ से आना ही आना क्वेश्चन है उसे आप ध्यान दें थोड़ा सा। आप सिस्टम पढ़ लीजिए, सिस्टम आ सकता है 2 नंबर में। प्रोसेस में आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से प्रोसेस में आप आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ लीजिएगा, साइक्लिक प्रोसेस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये 3 में से एक आ सकता है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के डेफिनीशन और एक दो दो एग्जाम्पल। ये एक्सटेंसिव वह होते हैं जो मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि मास, वॉल्यूम, मोल्स, सारी एनर्जी। इंटेंसिव क्या होते हैं जो इंटरनल प्रॉपर्टीज होती हैं और शेप, मास और आकार पर डिपेंड नहीं करती हैं, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, हमारा डेंसिटी हुआ, ये सारे हुए। ठीक है, इसके हमारे लेक्चर्स पड़े हैं यूट्यूब पर, केम मैजिक वाले चैनल पर। पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने कराया भी हुआ है आप लोगों क्लासेस में भी, और वैसे भी यूट्यूब पर भी पढ़े हमारे लेक्चर्स इसके। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनके डेफिनीशन मतलब इनका स्टेटमेंट, सॉरी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, और इससे टेम्परेचर स्केल का कॉन्सेप्ट आता है। ये पूछा जाता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से किसका कॉन्सेप्ट आता है, तो टेम्परेचर स्केल का कॉन्सेप्ट या टेम्परेचर स्केल की संकल्पना यहीं से आई थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कंजर्वेशन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वो है इंट्रॉपी की बात करता है। तो इंट्रॉपी क्या है, इंट्रॉपी जनरली किसी सिस्टम में उत्पन्न जो डिसऑर्डर है, जो रैंडमनेस है, उसको मेजर करती है, या जो सिस्टम की अनअवेलेबल एनर्जी होती है उसको मेजर करती है। और टिलोट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नस्ट हीट थ्योरम भी पूछा जाता है कि नस्ट हीट थ्योरम क्या है। तो आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जब आपकी टेम्परेचर 0 केल्विन के आसपास हो तो उस टाइम जो इंट्रॉपी चेंज होता है वो 0 हो जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो प्लीज़ इसे पढ़ने की जाइएगा। इसमें कार्नोट हीट इंजन का जो डेरिवेशन है इफिशियंसी का 1 - T2/T1/T2 वाला, ये पढ़ के जाइएगा। और साथ में कार्नोट हीट थ्योरम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उसको अच्छी तरीके से करके जाएंगे आप लोग। ठीक है, और फिर रिलेशन क्या होता है गिब्स एनर्जी का, डेल्टा एच का, डेल्टा एस का, डेल्टा यू का, डेल्टा ए का, इन सारे के बारे में मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। सीपी और सीबी के जो मेयर का फार्मूला, इसका प्रूफ क्या होता है, और CP/CV इक्वल टू भी गामा होता है, इसका भी प्रूफ आता है। CP/CV इक्वल टू गामा को प्रूफ करने के लिए इसका भी प्रूफ आता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो किरचॉफ के क्वेश्चन है। आपके एग्जाम के लिए किरचॉफ के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ से आना ही आना है। जूल थॉमसन भी आ सकता है, जूल थॉमसन इफेक्ट, एक अलग से लेक्चर मैंने डाला हुआ है जूल थॉमसन इफेक्ट पे, आप पढ़ सकते हैं, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट है किरचॉफ के क्वेश्चन, जूल थॉमसन और CP/CV इक्वल टू भी आर, इसे प्रूव करने के लिए पूछेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के बहुत कम चांस है इसमें आने के, न्यूमेरिकल आएंगे तो वर्ड आपसे वर्क निकालने के लिए आ जाएगा किसी भी प्रोसेस में, वर्क का फार्मूला। तो रिलेशन बिटवीन द, आपको पढ़ना है KP और KC के बीच में रिलेशन क्या होता है ना, KP और KC के बीच में रिलेशन क्या होता है, साथ में लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, और ली चैटेरियल प्रिंसिपल, ये 3 चीज़ पढ़ के जाइएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन, ली चैटेरियल, ये तो आउट क्वेश्चन, इस पर पक्का आना है, हो ही नहीं सकता इस पर पेपर ना बने, कंफर्म आएगा। KP और KC से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसके बाद आपका आता है, इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ लीजिएगा आप। हेसेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेसेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन कहते हैं। तो हेस का जो नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है कि जब कोई भी प्रोसेस, कोई भी सिस्टम चाहे किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए, एक ही स्टेप में जाए या अलग अलग स्टेप में जाए, उसमें टोटल जो इंथैल्पी होती है वो ऑलवेज कंजर्व होती है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन या एनर्जी समेशन के नाम से जानते हैं। इन स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होती है, इसका डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है बस। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो रिएक्शन आइसोथर्म क्या होते हैं, और क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन तो इतना इम्पोर्टेंट है कि किरचॉफ और क्लासियस दोनों भी आ सकते हैं, या कोई एक तो पक्का 100% आएगा। तो ये भी आप 99% श्योर मान के चलिए कि अगर इसे पढ़ के जाएंगे तो आपका हो जाएगा पेपर पक्का।
उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आउट आपका होता है, यहाँ से पेपर बनता है लॉन्ग क्वेश्चन, गिब्स फेज रूल। इसका कंडेंस फॉर्म भी पढ़िएगा, इसके यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़े हैं मेरे गिब्स फेज रूल के नाम से। वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम और सिल्वर लेड सिस्टम और CO2 सिस्टम, ये 4 सिस्टम में से कोई 2 सिस्टम जरूर पढ़ के जाइएगा, एक आएगा पक्का। ऑप्शन दिया रहेगा कि ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप करके जाएंगे भाई तो आप बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, आउट क्वेश्चन है यहाँ से। 4th यूनिट आपकी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, मतलब T+ क्या होता है और T- क्या होता है, ये दोनों। आयनिक मोबिलिटी का फार्मूला क्या होता है। स्पेसिफिक कंडक्शन कप्पा क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी को लैम्डा m कहते हैं, और जब इसको नॉर्मेलिटी से डिवाइड करते हैं तो लैम्डा इक्विवेलेंट कहते हैं। कोलरूचला, ये भी आउट क्वेश्चन से ये आएगा पक्का, इस पे क्वेश्चन बहुत आसान होता है, फिर भी किसी बच्चे को नहीं आता मुझे एट ए टाइम भेज देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। डिवाई हकल वनसागर इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से एक तो आएगा पक्का, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, चाहे हिटॉर्फ मेथड आ जाए चाहे मूविंग बाउंड्री मेथड, दोनों एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, तो इनको जरूर आप लोग करके जाइएगा, है ना। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ट्रिक्स मैंने ग्रुप में भेजे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रटेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, लिथियम से लेकर के गोल्ड तक कैसे आएंगे हम लोग, और साथ में इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या क्या है, इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाइएगा। यहाँ से एक टिप्पणी वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के, वो आ जाएंगे आपके। साल्ट ब्रिज क्या होता है, इस फंक्शन या तो 2 नंबर में आएगा या तो 4 नंबर में आएगा, वैसे 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, रिलेशन ऑफ EMF विद डेल्टा G, डेल्टा S एंड डेल्टा S, इसका रिलेशन जो आपसे पूछा जाता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट का, टेम्परेचर कॉफिशिएंट को डिफाइन कर लीजिएगा, उस पर न्यूमेरिकल भी बन सकता है इस बार। और साथ में रेजिडुअल इंट्रॉपी पढ़ लीजिएगा, रेजिडुअल इंट्रॉपी का फार्मूला S=B KLNW, ये इसका इस पे कमेंट लिखने के लिए आएगा कि व्हाट इज द रेजिडुअल एंट्रोपी, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ही एक पार्ट है एक्चुअली में। इलेक्ट्रोड में एक होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक होता है क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक होता है मरकरी इलेक्ट्रोड, और एक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन जरूर करिएगा आप लोग, बफर से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, अगर लॉन्ग नहीं बना शॉर्ट भी बन सकता है कि टाइप्स ऑफ बफर बता दीजिए कि मिक्स बफर में एसिडिक बफर कौन होते हैं और बेसिक बफर कौन होते हैं। साथ में हेंडरसन हेजल इक्वेशन, ठीक है, हेंडरसन हेजल इक्वेशन क्या है उसको कर लीजिएगा। और एक और चीज़ है इसमें आप लोगों को जो करना है वो करना है क्या, वो करना है आपको गिब्स डूहम इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आउट क्वेश्चन है, 3rd ईयर में भी है और 2nd ईयर में भी है। गिब्स डूहम इक्वेशन, ये शॉर्ट में आएगा तो लिखने के लिए केवल है ना, ये सिंपली होता है इक्वेशन सिग्मा NI एंड D μI = V0, यही इक्वेशन लिखना होता है कि जहाँ पे NI क्या होता है और NI क्या होता है, सिंपली कर सकते हैं मोल होते हैं, और जो μI होते हैं केमिकल के पोटेंशियल होते हैं, रासायनिक पोटेंशियल्स होते हैं। और एक रिलेशन डेल्टा G = V -RT ln Kp, इसे कर लेंगे आप लोग, ठीक बात है। अगर आपसे कोई पूछे कि वन टॉप इक्वेशन क्या है, तो सिंपली आपको ये इक्वेशन ड्राइव करना होता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि आप कैसे ड्राइव करेंगे इस इक्वेशंस को, तो बहुत आसान है, हम जानते हैं कि डेल्टा G ≠ B -RT ln Kp, ये आप जानते ही हैं सिंपली, ठीक है जी। यहाँ से अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो आएगा डेल्टा G नॉट रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर रहे हैं बच्चे, तो ये हो जाएगा -R, है ना, ln Kp -R हो जाएगा ln Kp -R ln Kp, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा -RT D ln Kp/dt, ये सिंपली होता है जब आप m × x का क्या m × y का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो एक को कांस्टेंट, एक का डिफ्रेंसिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट, पहले का डिफ्रेंसिएशन, इसको लगाएंगे। यहाँ से जब लगाते हैं हम लोग इस चीज़ को, तो हम जानते हैं इसमें सारे को t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो t हो जाएगा यहाँ पे डेल G/डेल्टा T, ये पार्शियल डिफ्रेंसिएशन का साइन है, और यहाँ से जो हमको मिलने वाला वो मिलेगा -RT आ जाएगा एक अलग से यहाँ पर, क्योंकि t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, RT ln Kp हो जाएगा, और -RT² जब t से मल्टीप्लाई होगा, और सिंपली वही हो जाएगा D ln Kp/dt, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा और आगे हम लेके चलेंगे, और इसमें क्या करते हैं, डेल्टा G जहाँ पर है वहाँ पे हम -RT ln Kp सब्स्टिट्यूट कर दें, तो सिंपली हमारे पास जो चीज़ मिलेगी वो मिल जाएगी क्या, डेल्टा G नॉट = B
या ऐसे लिख सकते हैं आप। इसका डेरिवेशन मैंने करा हुआ है यूट्यूब पे बहुत डिटेल्स में। टी डेल्टा जी नॉट अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर कर दिया अगर हमने, तो डेल्टा जी नॉट बचेगा यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास आर टी एल एन के पी है उसकी जगह पर, माइनस आर टी स्क्वायर एंड डी एल एन के पी अपॉन डी टी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप तो बचेगा क्या, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू बी डेल्टा एच नॉट प्लस टी डेल्टा जी नॉट अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है जी। और यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा आर टी स्क्वायर डी एल एन के पी एंड डिवाइड बाई वाट डी टी इज इक्वल टू बी डेल्टा एच नॉट। और यहाँ से अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, डी एल एन के पी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू बी डेल्टा एच नॉट। और इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, है ना, इसी इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद जो इक्वेशन मिलता है सिंपली वो मिलता है क्या, लॉग के पी टू अपॉन के पी वन इज इक्वल टू बी डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर। दोनों यही एक इक्वेशन है, अलग अलग नहीं है। ठीक है भाई, टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू, दोनों सेम इक्वेशन है। इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म है, पहला वाला डिफरेंशिएटेड फॉर्म था। तो आपको डरना नहीं है, एग्जाम में जो आपके 4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को अच्छी तरीके से कर लेना है ना। जैसे मैंने फिर से रिवाइज करता हूँ, ली चैटरल प्रिंसिपल जरूर करके जाना, गिब्स फेज रूल जरूर करके जाना, किरचॉफ इक्वेशन जरूर करके जाना, वन हाफ इक्वेशन जरूर करके जाना, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ जरूर करके जाना। ठीक है, अगर आप इतना ही करके जाते हैं और साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कर लेना, SHE क्या होता है और कोहलरूच लॉ अच्छी तरीके से, तो आपके 100% पेपर हो जाएंगे। आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आपका काम चल जाए। ठीक है ना। और एक चीज़ और करना, जो सॉल्ट में आते हैं उसमें pH निकालना सीख लेना, किसका, 10 के पावर माइनस 8 मोलर HCl का या 10 के पावर माइनस 8 मोलर NaOH का। तो जब भी आपके पास 10 के पावर माइनस 8 आ जाए, मान लीजिए इसका मुझे pH निकालना है HCl का, तो मैं इसका pH निकालने के लिए क्या करूँगा, 10 के पावर माइनस 8 H प्लस तो यहाँ से मिलेगा, और 10 के पावर माइनस 7 H प्लस मिलेगा वाटर का। क्योंकि वाटर की वैल्यू जबकि इससे ज़्यादा इस नाते निगलेजेबल नहीं होगी, तो टोटल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। इस वाले को लिख सकते हैं हम लोग, अगर 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 0.1 इंटू 10 के पावर माइनस 7 प्लस 10 के पावर माइनस 7। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1.1 इंटू 10 के पावर माइनस 7 हो गया। और जो pH होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10 के पावर माइनस 7। तो ये वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6.93 के आसपास। ठीक है, इसका मतलब कि एसिडिक है। एसिड हमेशा एसिडिक होगा, बेस हमेशा बेसिक होगा, पीएच कुछ भी आ जाए, पीएच टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो पीएच के इन दोनों प्रॉब्लम को जरूर करके आप लोग जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा पेपर होगा अगर आप इसको करके जाते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी टॉपिक में डाउट है तो ग्रुप में मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा अभी के अभी। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू।